नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और सरकार की सोने चांदी पर सख्ती बरकरार है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। कहा है कि 99.5% या अधिक की शुद्धता वाली चांदी का देश में इंपोर्ट लाइसेंस या सरकारी मैंडेटरी लाइसेंस के बिना नहीं होगा। क्या है इसके कारण और इसके बाजार पर कितना असर पड़ सकता है, बताने के लिए हमारे साथ हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के MD पृथ्वीराज कोठारी, MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। और इंपोर्ट ड्यूटी हमने बढ़ते हुए देखी तुरंत PM की अपील के बाद, और उसके इमीडिएटली बाद हमने यहाँ पर जो एडवांस्ड ऑथराइजेशन है सोने में, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखे। और अब चांदी के इंपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया गया है। सबसे पहले तो ये सरकार के जो सारे कदम हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं और बाजार पर इसका क्या असर होगा? देखिए, धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, ये जो हमने 2023 को लिखा था कि सिल्वर फ्री था, एवरीवन कैन इंपोर्ट सिल्वर, अनरॉट में खाली लिखा हुआ था, बार एंड ग्रेनुअल्स का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। हम लोग ने 2023 को लेटर लिखा था कि इसका मिसयूज होगा। दिसंबर 23 कि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्री आइटम है, एनीवन कैन इंपोर्ट ग्रेनुअल्स और बार फ्री जी। तब गवर्नमेंट ने, अब जब 15% ड्यूटी हुई है तो उसी आइटम को इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया क्योंकि कुछ इसका मिसयूज नहीं हुए। आपने देखा होगा लास्ट 5 सालों में दुनिया भर की आइटम्स आती थी जी, कॉइन से लेके प्लेटिनियम, बहुत सी चीजें ऐसा उसमें होती थी, तो उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्टेड में डाला। बट नॉमिनेट एजेंसी को अलाउ किया हुआ है कि जो नॉमिनेट एजेंसी RBI ने जिनको दी हुई है जी, वो सिल्वर का इंपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत से मार्केट में ऐसा पैनिक था कि सिल्वर का इंपोर्ट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डाला है बिकॉज ऑफ 15% कस्टम ड्यूटी। तो ये क्लियरली बैन नहीं है, ये खाली रिस्ट्रिक्टेड है और मैंडेटरी सरकारी अप्रूवल के बाद ही इसे इंपोर्ट कर सकेंगे। और जैसे आप हमें बता रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड एजेंसी है, ऑलरेडी बैंक्स को ऑलरेडी दिया हुआ है नॉमिनेटेड एजेंसी का लाइसेंस, और बैंक को RBI ने अप्रूव किया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट थ्रू बैंक्स ओनली। और जो ज्वेलर्स इंपोर्ट करते हैं कोठारी जी, वो भी कर पाएंगे? वो भी नॉमिनेटेड हैं? नहीं, अभी 714 में अभी भी ओपन है, जहाँ पे ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी आप FTA से 0% में इंपोर्ट कर सकते हो। अभी भी वो एक लू पॉइंट रह गया अभी भी। कोठारी जी, बाजार का ये भी को अभी तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है। पॉइंट टेकन। कोठारी जी, पिछले नॉट प्रोहिबिटेड, हाँ जी, रिस्ट्रिक्टेड नॉट प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड किया है, प्रोहिबिटेड नहीं किया है कि आप नहीं ला सकते हो। कोठारी जी, पिछले हफ्ते तक हमने चांदी को डिस्काउंट में देखा था, बाजार को लगता है इस हफ्ते प्रीमियम में आता हुए देखेंगे हम इसे? देखिए, सिल्वर की प्राइस देखिए आप, 80 जब आया था, जब 85, 83, 84 डॉलर था, अब सिल्वर प्राइस $75 के आसपास आ गया, तो ऑब्वियसली कॉस्ट नीचे आ रही है। और गोल्ड भी आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे हम कस्टम ड्यूटी इंक्रीजिंग, इंटरनेशनल प्राइस उसको डाउनफॉल कर देगा और वही कॉस्ट में आ जाएगी। आज देखिए, अभी 164 तक ऊपर में गया था MCX में, और अभी 156, 157 के आसपास है। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, सीजन नहीं है, तो डिस्पैरिटी रहेगी 2-3 महीना और डिस्पैरिटी रहेगी। अगर ये जिस तरह से हम PM की अपील यहाँ पर सुने अगर कोठारी जी, तो उनका कहना है कि 1 साल तक, तो 1 साल तक ये मान के चलें कि ये रिस्ट्रिक्शंस या इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लगी रहेगी? PM ने जो अपील की है वो एक्चुअली सही है, देखना ही चाहिए। मेरे हिसाब से PM DGFT को, GML को भी बंद कर देना चाहिए। जो कंसाइनमेंट बेसिस बैंक को आता है उनको भी बंद कर देना चाहिए, ताकि भारी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट नहीं हो सके। हम लोग उसकी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कंसाइनमेंट बेसिस पे गोल्ड आता था, अभी जैसे आपने अप्रैल का फिगर देखा होगा को 23 टन आया, बट उसमें 7-8 टन तो अभी भी बैंकों में पड़ा हुआ है। तो लोग जो कस्टम्स ड्यूटी का जो बेनिफिट देखते हैं वो लोग ज्यादा इंपोर्ट करके रख देते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग ने इज्जा से ये भी रिप्रेजेंटेशन किया है कि शॉर्ट टर्म के लिए कंसाइनमेंट बेसिस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और बैक टू बैक का प्रोविजन रखा जाए, ताकि जितना डिमांड होगा उतना ही हम माल ला के रख सकते हैं। और सेकंड, GML, जब तक GMS को प्रमोट करना है तब तक टेम्पररी आपको GML को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि GMS स्कीम को अगर आपको अप्रूव करना है और साथ में GML चलते हैं तो दो चीज एक साथ में नहीं चल सकती है, तो आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और GMS स्कीम को वापस से री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का इतना लोड आ रहा है और आगे अभी भी दिख नहीं रहा है कि ये जल्दी सॉल्व होगा, तो मेरे हिसाब से ये 2 कदम बहुत ही जल्दी उठा लेने चाहिए।
कोठारी जी, आपको क्या लगता है डिमांड गिरेगी भारतीय बाजारों में और वॉल्यूम टर्म्स में सोना? मेरी सीजन नहीं है, हेड ऑफ रेनी सीजन है। रेनी में भी अभी ऐसे लग रहा है कि मानसून प्रेडिक्ट हो रहा है कि इस साल कम मानसून होगा, ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है। और अहेड उसके बाद में जब एग्जीबिशन आता है तब थोड़ा बहुत खरीदी स्टार्ट होती है। तब तक मुझे लगता है 2-3 अगस्त मंथ तक तो ऐसे स्लैग पीरियड ही रहेगा और जिसमें डिमांड बहुत ही कम रहेगा। और लोकल में माल प्रॉफिट टेकिंग का बहुत आ रहा है, रिसाइकलिंग का माल काफी हद तक आ रहा है। गोल्ड और गोल्ड की डिस्पैरिटी भी मार्केट में काफी अच्छी चल रही है। कोठारी जी, अगर ये चलता रहा अगस्त तक तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कम रहेगी। ओवरऑल नंबर्स इस साल के अंत तक फिर कितना गिर सकते हैं? 5%, 10%, 15%? जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि 400, 450 टन आना चाहिए, मेरे हिसाब से उस रेंज के अंदर उससे नीचे ही गोल्ड इंपोर्ट होगा, क्योंकि 15% कस्टम ड्यूटी में अहेड ऑफ नेबर कंट्री को इसमें फायदा ज्यादा है, क्योंकि 15% कस्टम ड्यूटी और 3% जीएसटी यानी 18%। अगर आप 1 किलो गोल्ड का डिफरेंस देखोगे ओवरसीज और इंडिया में तो लगभग 25 से 26 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। और अपने यहाँ हिंदुस्तान में 152 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दुनिया भर की फ्लाइटें हैं। अभी आप सोच सकते हो उसका अगर आप अनुमान लगाओगे तो नेबर कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा है। और हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है उसको काफी इफेक्ट 15% ड्यूटी में पड़ेगा। तो मेरी खास करके रिक्वेस्ट ये है कि 15% ड्यूटी में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है हर एक को। पर अब ट्रेड का सवाल आता है तो वहां पे नेशन फर्स्ट। जी हाँ, एग्जैक्टली। और वही सरकार ने यहाँ पर किया भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर वहाँ पर कोठारी जी की तरफ से आता हुआ कि 400 टन से कम या उसके आसपास का इंपोर्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। 700-800 टन यूजुअली यहाँ पर एवरेज हम हर साल आता हुआ देखते हैं। लेकिन जिस तरह से इस वक्त पीएम की अपील है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में चांदी को डाला गया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो वो एक इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। और ऑफकोर्स जो इब्जा की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस हैं सरकार को, वो भी यहाँ पर कोठारी जी ने शेयर की हैं। हमारे साथ एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता भी जुड़ चुके हैं। शिवांशु, एक तो क्लियरली एक प्रीमियम यहाँ पर मार्केट्स में है, जैसे कोठारी जी भी कह रहे थे, बाजार में धीरे धीरे आएगा। हम काफ़ी हद तक ईटीएफ फंड मैनेजर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ इमीडिएटली नहीं, क्योंकि इंडिया गुड डिलीवरी यहाँ पर एमएमटीसी की तरफ से है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, प्लैटिनम की तरफ से भी है, तो वहां पे इतनी इमीडिएट शायद कोई रिएक्शन ना आए, लेकिन एक प्रीमियम एब्सोल्युटली यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस गिरे हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पर साइफन हुई है। आप कैसे देखते हैं ये सारी की सारी मूव्स? और दूसरी तरफ जिस तरह से हमने एक बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एमसीएक्स की तरफ से कल यहाँ पर वो नोटिफिकेशन निकलता हुआ देखा गुड डिलीवरी के लिहाज से, क्या कुछ लीड किया है उसको? क्या इम्पैक्ट होगा उससे? जी हाँ, थैंक्स मनीषा। आई थिंक एक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट टू फ्यूचर्स इंटीग्रेशन रहना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एमसीएक्स के प्राइसेस को एक बेंचमार्क के तौर पे देखा जाता है। और ये हम पहले से प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि गोल्ड में हमने इंडियन रिफाइनर्स को ऑलरेडी इंक्लूड किया था 2021 ऑनवर्ड्स। एंड अबाउट 20 टन सोना डोमेस्टिक रिफाइंड टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक रिफाइनर्स का अराउंड 20,000 करोड़ के करीब, 19,000 करोड़ के करीब वैल्यू का डिलीवर हो चुका है। और इससे एक अगर हमारे देश की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होती है, रिसाइकलिंग प्रमोट होती है, और जैसा अभी आप बता रहे थे कि जो डिस्पैरिटीज हैं वो कम होती हैं, तो आई थिंक इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये स्टेप हमने लिया। रिसेंटली जो पॉलिसी डिसीजन भी आया, आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप रहेगा। हम ऐसा समझते हैं कि डोमेस्टिक रिसाइकलिंग टॉप क्वालिटी रिफाइनर्स के थ्रू सिल्वर में भी देखने को मिलेगी। इसलिए शिवांशु, एज ऑफ नाउ जहां तक डिलीवरी की बात आती है, क्या परसेंटेज है वो ओवरऑल वॉल्यूम्स का? देखिए, जहां तक सिल्वर का सवाल है, इसमें एक हेल्दी डिलीवरी देखी जाती है। इनफैक्ट इफ आई कैन शेयर, देन कैलेंडर ईयर 2024 में मोर देन 700 टन्स की डिलीवरी हुई थी। एंड यही नंबर जो है 500-600 टन हर कैलेंडर ईयर में रहता है। सो ये एक हेल्दी नंबर है। ऑफ कोर्स फ्यूचर्स का जो पर्पस रहता है वो रिस्क मैनेजमेंट रहता है, और डेरिवेटिव्स का जो पर्पस रहता है कि जो इंडस्ट्री है वो अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके। एंड ऑफ कोर्स कंपल्सरी डिलीवरी होना एक एक्स्ट्रा लेग रहता है, जिससे कि इंटीग्रेशन जो है इंश्योर होती है स्पॉट और फ्यूचर्स की। तो ग्लोबली ऑल्सो डिलीवरीज जो है एज अ परसेंटेज कम रहती है डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे। पर इंडिया की बात थोड़ी अलग है। इंडिया के अंदर फ्यूचर्स के जरिए
MCX के प्राइसेस के जरिए लोग प्राइसेस को बेंचमार्क लेके और रेफरेंस करते हैं स्पॉट मार्केट्स को भी। जिस तरह से ऑफकोर्स पिछला एक साल रहा है शिवांशु, हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर सोने चांदी दोनों की बढ़ते हुए देखी हैं एक्सचेंज पे। आपने यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं। किस तरह से आप ओवरऑल यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखते हैं? जिस तरह से सोना चांदी ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो में यहाँ पर है, क्या हमने वहाँ पर भी इनरोड्स बनती हुई देखी हैं नए पार्टिसिपेंट्स की तरफ से? यस, आई थिंक अगर आप देखेंगे कि 5.5 to 6 टाइम्स अगर ग्रोथ आई है बुलियन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पुट टुगेदर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें दो तीन चीजें अहम हैं कि एक तरफ ऑप्शंस का यूज हेजर्स के द्वारा बढ़ा है। उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर जो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स हैं और अपनी फैब्रिकेशन मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए पुट ऑप्शंस का यूज है वो बढ़ाया है, एंड टू देयर ओन एडमिटेंस। और जहां तक रिटेल का आपका सवाल है, बिल्कुल सही है, बिकॉज रिटेल में हमने 4th, 5th और 6th मंथ्स को ओपन किया था कई कॉन्ट्रैक्ट्स में जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और उन सभी के अंदर हमें लगातार वॉल्यूम देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि लोग जो निवेशक हैं वो दूसरी साइड पे हेजर्स के ऑपोजिट इसे एक प्रोडक्ट को एक्यूमुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जरिए से SIP के रूप से भी काम ले रहे हैं, बिकॉज एक्सचेंज की ऑर्डर बुक्स के अंदर जो लिक्विडिटी है वो एक यूनिक चीज रहती है, और डेप्थ जो है उसका फायदा रिटेल निवेशक लेते हैं, ईज ऑफ डिलीवरी रहती है, एंड आई थिंक दिस इज ऑल शोइंग इन द लिक्विडिटी अप टू 6 months ahead in smaller contract. Yes. ओवरऑल जिस तरह के अब नंबर्स यहाँ पर हैं एंड जैसे यहाँ पर आपने एक पहल उठाई है यहाँ पर डोमेस्टिक रिसाइकलिंग को लेकर, इंडिया गुड डिलीवरी को यहाँ पर लेकर, नए इम्पैलेंसमेंट शायद हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। कितना तैयार है ये बाजार आगे जाकर जिस तरह से पॉलिसी चेंजेस बनते हुए नजर आए हैं? जी हाँ, आई थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस गोल्ड के अंदर रहा है उसके अंदर बहुत स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स के बाद ही ये रिफाइनर्स इम्पैनल होते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट दे आर ऑन द टोज टू एंश्योर क्वालिटी। और जो यहाँ पे बाजार का सवाल है, स्पॉट मार्केट्स में जो ऑलरेडी जो ब्रांड्स चलती हैं, जो रिफाइनर्स टॉप क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, वही यहाँ पे आ पाते हैं, बिकॉज जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उसके बावजूद एनुअल बेसिस पे भी ऑडिट्स किए जाते हैं। तो आई थिंक बाजार डेफिनेटली बुलियन का जो है वर्ल्ड ओवर बढ़ा है, और पिछले 6-8 महीने में आपने देखा है कि वाइब्रेंसी इसकी रिटेल के लिए भी बढ़ी है, हेजर्स के लिए भी बढ़ी है, और जो कॉर्पोरेट लिस्टिंग्स हुई हैं छोटे मंथली ज्वेलर्स की, वो भी स्पष्ट करती हैं इस चीज़ को कि ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो हम एज ए लीडिंग ग्लोबल एक्सचेंज इन बुलियन, हम इसे एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हमेशा, हेजर्स को भी, ज्वेलर्स को भी और रिटेल निवेशकों को, और उम्मीद है हम आगे ऐसा कर सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। कोठारी जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। कोठारी जी, आप कैसे देखते हैं MCX की तरफ से ये कदम, और कितना इम्पैक्ट इसका आएगा मार्केट्स के ऊपर जो यहाँ पर हेज करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं? एकदम सही सवाल आपने पूछा है। मेरे हिसाब से जो करेंसी के अंदर आज की डेट में जो होता है कि आपके पास में अगर एक्सपोजर है तो ये आप एक्सचेंज में हेज कर सकते हो। अब जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट का होता है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक्सचेंज के ऊपर भी कंट्रोल लाना चाहिए कि अगर आपके पास एक्सपोजर है तो ये आप उसको हेज कर सकते हो, अनलेस थोड़ा दिन के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट जब तक कंट्रोल में नहीं आता है और सिचुएशन नहीं आती है तब तक सब जगह पे रिस्ट्रिक्शन उनको डालना चाहिए। शिवांशु, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि जो हर तरह के मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी हेजर्स और रिटेल निवेशकों से, ट्रेडर्स, आर्बिट्राजर्स सबसे मिलके बनती है, और उस लिक्विडिटी की वजह से ही एफिशिएंसी आती है हेजर्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि चौतरफा एक वेल डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इससे हमें और आगे लेके चलना चाहिए। पॉइंट टेकन। कोठारी जी, शिवांशु, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार की तरफ से वहाँ पर नए स्टेप्स आते हुए, मार्केट्स इसे अपने तरीके से टैकल करते हुए, और किस तरह से यहाँ पर आगे जाके काम हो सकता है उसके ऊपर एक चर्चा भी है। लेकिन प्राइसेस की बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ कुणाल शाह हैं। कुणाल, प्राइसेस कैसे देखेंगे आप? आई थिंक सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे। सो हमने पिछले हफ्ते ऑलरेडी करेक्शन दिखा था। ये हफ्ते के स्टार्ट से दो चीज जो प्राइस को डोमिनेट कर रही है वो है राइजिंग यील्ड्स, जो 10 ईयर 30 ईयर बॉन्ड मार्केट में जो सेल ऑफ आ रहा है वर्ल्ड में। सो जब तक ये डिले प्रोलॉन्ग होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से,
तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा अपसाइड गोल्ड में आ सकता है नियर टर्म में मुझे लग रहा है 160-162 के आसपास फिर से सेलिंग आएगी गोल्ड में, और नीचे में ये 1,50,000 तक आने के चांस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बट मैं एट द सेम टाइम 4400 के नीचे भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ गोल्ड को। बहुत ज़्यादा भी मंदी नहीं होगी, सो लल पीरियड होने के कारण सेल ऑन राइज की रणनीति। अभी जहां तक सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में हमने पिछले हफ्ते बहुत ही अच्छा करेक्शन देखा था। अभी जो इंडिया में जो जो नया रेगुलेशंस और जो गवर्नमेंट ने जो भी ये स्टेप्स लिए हैं, उसके कारण सबका पहले तो एंटिसिपेशन ऐसे था कि नियर मंथ पे बाइंग आएगी, बट दैट इज नॉट टेकन प्लेस बिकॉज एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मार्केट में एडिक्वेट सप्लाई है, सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल। सो जो एक्सचेंज डिलीवरेबल मटेरियल है या जो ईटीएफ में जो मटेरियल डिलीवर करते हैं उसकी अभी कोई शॉर्टेज नहीं है। बट अभी अगर ऑफटेक स्ट्रांग होता है नेक्स्ट 1-1.5 महीना 2 महीना, देन दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम। तो ये धीरे धीरे जो फिजिकल मार्केट डिस्काउंट में चल रहा है वो डिस्काउंट धीरे धीरे खत्म होगा और मार्केट शायद प्रीमियम में बाद में आ जाएगा या एट पार आ जाएगा। सो सिल्वर में मैं रिकमेंड करूंगा $4-5 और नीचे जाने की जगह है, $71 तक जाने की जगह है, बट उसके बियॉन्ड में प्राइसेस को जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। और अभी फिलहाल वर्ल्ड में जो गोल्ड और सिल्वर का डायरेक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डाउनसाइड का ही नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग बॉन्ड यील्ड, स्ट्रॉन्गर डॉलर और वीक डिमांड। क्रूड आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि सारी की सारी जो मार्केट मूव्स हैं वो फिलहाल कच्चे तेल के प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं और 111 के ऊपर के प्राइसेस यहाँ पर पिछले हफ्ते 8% की तेजी थी, 1.5% की तेजी के साथ एशियन मार्केट्स में फिलहाल कारोबार। कुणाल, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर यूएस से, ईरान से या यूक्रेन ने जो रशिया पे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉर किया है और ओवर वीकेंड हमने जिस तरह से देखा कि यूएई ने यहाँ पर ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं, सारा कुछ काफी बुलिश है क्रूड के लिए। जी हाँ, अगर आप नोट करेंगे तो क्रूड के लिए सब चीजें बुलिश ही हो रही है और इनफैक्ट कोई बेरिश ट्रिगर ही नहीं आ रहे मार्केट के लिए। हमने थोड़ा डिमांड में डिग किया था और डिमांड हमको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग स्लो डाउन 3 से 4 मिलियन बैरल की डिमांड कम हो गई है और सामने 14 से 14.5 मिलियन बैरल की सप्लाई कम हो गई है। सो नेट 10 मिलियन बैरल का डेफिसिट है और कोई सॉल्यूशन नहीं है आगे क्या होगा। सो मेरी राय में क्रूड में जब तक कोई पॉजिटिव रीजन नहीं आता है तब तक बाय एट डिप्स ही क्रूड में रखना चाहिए व्यू। और मुझे लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस ब्रेंट एक ये हफ्ते में $115-118 जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 118 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं, यानी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर कच्चे तेल में आती हुई मुनाफा वसूली जोरदार कुणाल यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिली है। कॉपर फ्राइडे को 5% तक गिरा, हमने जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील के प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखी है। ऑब्वियसली जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी है और एक्सपेक्टेशन है कि हम रेट हाइक होता हुआ देखेंगे, इन्फ्लेशन इज बैक, चाहे वो इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, सभी जगह हमने इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड आते हुए देखे हैं। कितना डिक्लाइन या कितनी मुनाफा वसूली मेटल्स यहां से दिखा सकते हैं? देखिए, मेटल्स में जो तेजी चल रही थी या जो तेजी का आउटलुक है दैट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड प्रॉब्लम। जो सप्लाई साइड से प्रॉब्लम आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई नहीं आ रही है या मिडिल ईस्ट के स्मेल्टर बंद हो चुके हैं या कॉपर की कॉन्सेंट्रेट में प्रॉब्लम है, तो ये सब रीजन से तेजी हुई थी। अभी फिलहाल जो रीजन से करेक्शन आया है मेटल्स में, दैट रीजन इज डिफरेंट। द रीजन इज कि अगर बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल कंडीशन, सो एक होता है इक्विटी मार्केट में क्राइसिस और दूसरा बॉन्ड मार्केट में। अभी फिलहाल जो क्राइसिस जो चल रही है वो बॉन्ड मार्केट में चल रही है और बॉन्ड मार्केट में ऐसे एग्रेसिव सेल ऑफ आने के पीछे रीजन क्या है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। तो ये रिस्क ऑफ मूव है जहां पे हर एसेट क्लास नीचे आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। सो मैं अज्यूम करूंगा थोड़ा बहुत मेटल्स और करेक्ट हो सकता है, बट ऑन द मेरिट फंडामेंटल के हिसाब से मेटल में ज्यादा मंदी नहीं है। जैसे कोई भी यू टर्न आता है कोई भी एक दो कंडीशन में, जैसे हॉर्मुज है या जापान ने अपनी बॉन्ड मार्केट को स्टेबल करने के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया या यूएस ने, तो ऐसे टाइम पे फिर से मेटल्स विल बी द फर्स्ट वन टू रैली। सो राइट नाउ मेरे राय में कॉपर अराउंड 1300 रुपये तक जा सकता है, एल्यूमिनियम और 5-6 रुपया और नीचे जा सकता है, बट बड़ी मंदी नहीं लग रही है। थोड़ा वेट करो डिप और करेक्शन के लिए।
और वो डिप में फिर से री एंटर करो लॉन्ग पोजीशन में। ब्रेक में जाएं उससे पहले एक फाइनल सवाल यहाँ पर रुपए पे, जहाँ पर आज फिर से रिकॉर्ड लो बनता हुआ नजर आया है। 96 का लेवल तो निकला ही है, लेकिन 9630 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। कुणाल, जो गिरावट है काफ़ी गहराई है, और जब जिस तरह का फॉल अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या एट ऑल कोई सपोर्ट है नियर टर्म में, और एक नियर टर्म में रेंज क्या बन सकती है रुपए के लिए? मेरी राय में सपोर्ट रुपये में आने के लिए कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। जब जब क्रूड बढ़ने लगता है, लेट अस से एकदम सिंपल एग्जांपल, कल परसों फ्राइडे को क्लोजिंग थे $109 और अभी क्रूड ही $115 हो जाता है, तो रुपये कैसे कंट्रोल होगा? विद एवरी $5-10 अप मूव, द रुपी इज गोइंग टू वीकर फर्दर बाय 30-40 पैसे गोइंग फॉरवर्ड। सो आई थिंक इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट वट एवर दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू कंट्रोल, जैसे गोल्ड और सिल्वर में मेजर्स लेके आए। सो गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बिट, बट ओवरनाइट तो कोई एक्सपोर्ट बढ़ने वाला नहीं है, ओवरनाइट कोई इंपोर्ट क्रैश नहीं हो जाने वाला है। तो इन दैट सिनेरियो हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। जो कंट्रोल है वो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो सब इवेंट्स है। क्या वो इवेंट्स में कोई सीज फायर होगी या पीस टॉक होगी और उसके बाद सप्लाई रिज्यूम होगी, ऐसा कुछ होता है तो बराबर है। बट अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि रुपी इज हेडिंग टुवर्ड्स 97, 50, 98 की ओर जाता हुआ दिख रहा है अभी के जो हालात है उसमें। आई वुड नॉट लाइक टू से, बट दैट द ट्रूथ इज दैट द फर्दर डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो यानी से यहाँ से ₹1 की गिरावट तो यहाँ पर कुणाल बनता हुआ देखते हैं 97.5 तक। तो जिस तरह से रुपए में गिरावट है, और वो पॉइंट वेल टेकन है कुणाल की, कच्चे तेल में जब तक यहाँ पर तेजी बरकरार रहेगी, और क्योंकि इंडिया 85-86% हमारी रिक्वायरमेंट का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रुपए के तौर पर हम देखता हुआ बनेंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जोड़ने के लिए। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि भारत में 10 साल की बॉन्ड यील्ड में यहाँ पर तेज उछाल देखने को मिला है। 7.12% लास्ट मेरे काउंट पे था यहाँ पर। और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में भी यहाँ पर हमने देखा है कि 1 साल की ऊंचाई पर यहाँ पर पहुंची है। इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी हद तक यही हाल है, जहां पर यील्ड्स में तेजी है, बॉन्ड्स में सेल ऑफ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स में भी यहां पर ओवरनाइट मार्केट्स में बढ़त देखने को मिली है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि कच्चे तेल के भावों में लगातार तेजी है। $111 प्रति बैरल के अब हम पार निकल चुके हैं। पिछले हफ्ते कच्चे तेल में 8% की तेजी थी, और वो मिला के इस साल में अब तक कच्चा तेल 82% की तेजी दिखा चुका है। ग्लोबल मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स यहाँ पर दबाव में हैं। भारतीय बाजार में हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होते हुए देखी है, और इन्फ्लेशन की चिंताएं अब यहाँ पर ज़्यादा जोर पकड़ने लगी हैं। भारत में तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो पिछले हफ्ते आया उसमें तेज़ी देखने को मिली ही थी, लेकिन सिर्फ इंडियन नंबर्स नहीं, अगर आप चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी के इन्फ्लेशन नंबर्स देखें तो हमने यहाँ पर ज़ोरदार बढ़त आते हुए देखी है। अब ये लगने लगा है कि आगे जाकर सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं, और वो एक इम्पैक्ट यहाँ पर बॉन्ड्स में आता हुआ नजर आया है। प्राइवेट इशुएंसेस की अगर बात की जाए तो आईडीबीआई बैंक का एक बड़ा प्लान है। वहां पर बोर्ड ने बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी किए जाने वाले हैं, और FY27 में 100 बिलियन तक यहां पर बॉन्ड जारी करके आईडीबीआई पैसा जुटाएगा, और ये रकम इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में इस्तेमाल होगी। साथ ही अगर ओवरऑल इश्यूएंस अपडेट देखें तो हमने थर्सडे फ्राइडे के बीच में एक बहुत बड़ा नंबर गैप यहां पर आता हुआ देखा। थर्सडे को जहां पर 5 बिलियन के इश्यूएंसेस थे, फ्राइडे इसको बहुत ज़्यादा उछाल आया, और हमने करीब 29 बिलियन के इश्यूएंसेस यहां पर आते हुए देखे हैं। सेकेंडरी मार्केट्स की जहां तक बात की जाए तो थर्सडे फ्राइडे ऑलमोस्ट समान ही था। फ्राइडे एक्चुअली हल्की सी गिरावट थर्सडे के मुकाबले हमने यहां पर नंबर्स में बनते हुए देखी। और जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस में तेजी है, हमने OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यहां पर कमर्शियल पेपर के द्वारा फंड जुटाते हुए फिर से देखा है। अगर फ्राइडे की ही बात की जाए तो HPCL 5 बिलियन, IOC 17 बिलियन एंड ONGC हमने यहाँ पर 4 बिलियन जुटाते हुए देखे ओवरऑल नंबर्स के तहत पर। FIIs को आकर्षित करने की तैयारी है, और यहाँ पर और रिपोर्ट्स के जरिए इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी सरकार की तरफ से, लेकिन माना ये जा रहा है कि FIIs पर बॉन्ड निवेश से जुड़ा जो टैक्स है वो यहाँ पर घटाया जा सकता है। भारत सरकार टैक्स घटाने पर विचार कर रही है, ऐसा हम रिपोर्ट्स के थ्रू जानते हैं, और ग्लोबल नियमों के मुताबिक अब यहाँ पर पॉलिसी बनाने पर ज़्यादा जोर है। इससे ऑफकोर्स विदेशी निवेश आकर्षित होगा, और हम इनफ्लोज भी आता हुआ देखेंगे। तो वो एक चीज़ है जिस पर बाजार की यहाँ पर लगातार नज़र भी रहेगी। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.